मार्केट की महारथी, फर्स्ट ग्लोबल की चेयरपर्सन एंड चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट देवीना मेहरा। देवीना मैम, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। मैम, बाजार के लिए वे अहेड कैसे आप देख रही हैं? कितनी चिंताएं दूर हुई हैं और क्या आपको लगता है कि बाजार यहां से तेजी की चाल दिखाएगा या फिर जो कंसोलिडेशन का फेज है वो जारी रहेगा और कुछ दिनों तक हम निफ्टी और निफ्टी बैंक को इसी रेंज में घूमते हुए देखेंगे? नमस्कार। देखिए, मैं कभी भी ये नहीं बोलती हूँ कि अगले एक महीने छोड़ के एक साल में भी क्या होगा, बिकॉज इक्विटी मार्केट्स में अगर किसी को ये मालूम है तो फिर तो उसको कुछ भी और करने की आवश्यकता नहीं है। अगर अगर आपके पास ये जादू की छड़ी है कि आपको मालूम है कि अगले हफ्ते और अगले दिन और अगले महीने क्या होगा, तो ये जादू की छड़ी तो किसी के पास नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने शायद पिछली बार भी आपके चैनल पर कहा था कि आप इक्विटी में 100% निवेश नहीं रखें अपने पोर्टफोलियो में, लेकिन जो भी आपका इक्विटी का निवेश है उसमें बने रहने का की ही जरूरत है, क्योंकि ये जो जियो पॉलिटिक्स के कारण ऊपर नीचे होता है वो बहुत ही कम समय के लिए होता है, उसका कोई परमानेंट इम्पैक्ट होता नहीं है। 125 साल का डेटा तो यही बताता है, जिसमें दोनों विश्व युद्ध भी सम्मिलित थे, दोनों गल्फ वॉर, 9/11, ऑल दो सब चीज मिलाकर, अफगानिस्तान, लेकिन रशिया यूक्रेन की जिस समय ये होता है उसके आसपास काफी उथल पुथल रहती है, लेकिन बाद में वो सब एक तरह से सेटल हो जाता है। आपको देखना होता है कि यही जो आप बात कर रहे थे कि नतीजे कैसे रहेंगे और कंपनियां क्या करेंगी। इस अभी एक हफ्ते में तो खैर वो भी थोड़ा सा जो अपील आई थी, वो अगर आप खाली ईंधन तक सीमित होती वो अपील, तब तो वहां तक तो ठीक था। प्रधानमंत्री जी का उन्होंने जो कहा वो बिल्कुल सही था कि हाँ, आपको थोड़ा विदेशी मुद्रा का संचय करना चाहिए। बाहर ट्रैवल करना जरूरी नहीं है, सोना खरीदना जरूरी नहीं है, लेकिन ये सब चीज में एक इशू होता है कि आप जो चीज बता रहे हैं उसका पहला स्टेप तो हाँ ठीक है, ये तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन वो एक तरह से मार्केट को सिग्नल भी देता है कि शायद स्थिति इससे ज्यादा, जैसा हम सोच रहे थे उससे ज्यादा विषम है, तो वो उसका इम्पैक्ट आता है। तो वो मतलब जो सेकेंड ऑर्डर इम्पैक्ट बोलते हैं, तो वो चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखने की जरूरत होती है। बट ये सब जो होता है ये सब बहुत ही कम समय के लिए होता है, वो कोई हमेशा के लिए नहीं हो जाता है। जैसा कि हमने भी देखा कि अभी आप देखिए ना कि पिछले 4-5 दिन में कितना नीचे और कितना ऊपर गया बाजार। देवीना मैम, एज एन एक्सपर्ट आपसे ये जानना चाहेंगे कि देखिए, अंडर रिकवरी अगर हम पेट्रोल डीजल पर देखेंगे तो 14 रुपए 18 रुपए का है एस्टिमेटेड, हो सकता है कि इसकी थोड़ा ज्यादा भी हो, और दाम बढ़े हैं 3 रुपए प्रति लीटर के। और अगर हम अंडर रिकवरी की बात करें तो पिछले अगर हम 10-11 हफ्ते की बात करें तो 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान ओएमसीज को हो चुका है। क्या आपको लगता है कि अभी संभावना बनी रहेगी, अगर ये क्रूड एलिवेटेड रहता है तो प्राइस हाइक हम और भी देखेंगे ओएमसीज की तरफ से? संभावना तो जरूर बनी रहेगी, इसमें तो कोई शक नहीं है। ये बात अलग है कि अगर आप $100 का ऑयल देखें, अभी तो बहुत कम समय के लिए है, लेकिन आप 20 साल का चार्ट उठा के देखें तो कुछ साल पहले कई सालों तक यहाँ बना रहा था, और वो भी ऐसे नहीं कि कोई बहुत दुनिया भर में बूम था और उसके कारण क्रूड का दाम या कच्चे तेल का भाव हाई था। उस वो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद का समय था, जिसमें पूरे विश्व में स्लो डाउन था, रिसेशन था, और उसके साथ कच्चे तेल का भाव भी हाई था। तो वो हम लोगों ने एक तरह से नेविगेट किया। उसके बाद तो तेल का भाव बहुत कम हो गया था, और वो काफी सारा पैसा तो सरकार को ड्यूटीज में भी मिला है, तो वो एक कुशन तो होना चाहिए कि आपने इतना पैसा, जब भाव गिरा था तब तो पेट्रोल और डीजल के भाव घटे नहीं थे, लेकिन अभी भी संभावना तो है ही कि भाव बढ़ेंगे। मैम, दो सेगमेंट को लेकर मैं आपसे आपका व्यू चाहता हूं, और मैं व्यक्तिगत तौर पर भी काफी बुलिश हूं कि उनको बहुत ज्यादा कोई असर नहीं आएगा जियो पॉलिटिक्स सिचुएशन का। एक तो फार्मा है, और रिसेंटली हमने देखा है कि फार्मा स्टॉक्स चल रहे हैं, और दूसरा है कैपिटल मार्केट। हम देख रहे हैं कि कैपिटल मार्केट में अगर आप एमसीएक्स देखेंगे, बीएसई देखेंगे, ये ऑल टाइम हाई बना रहे हैं। आपका व्यू क्या है, अगर किसी को काफी लंबा अगर सोचना है तो इक्विटी के पोर्टफोलियो का कितना इन दोनों सेगमेंट में डालना चाहिए? ये फार्मा और ऑटो कंपोनेंट्स, ऑटो में तो हम लोग लगभग 2 साल से ओवरवेट हैं, और इस बार भी जो हमारा बॉटम अप सिस्टम ने जो थ्रो अप किया उसमें फार्मा और भी नाम ऊपर आए हैं, तो फार्मा में थोड़ा और हम ओवरवेट हो रहे हैं।
ऑटो कंपोनेंट्स ऑल्सो, आश्चर्य की बात है कि अभी भी और भी नाम आ रहे हैं। कैपिटल गुड्स और इंडस्ट्रियल मशीनरी में थोड़े और नाम ऊपर आए हैं। तो अगर मैं इस बार का रीबैलेंस देखूं तो ये नाम ज्यादा ऊपर आए हैं। और वो इंडस्ट्रियल मशीनरी, कैपिटल गुड्स में मैं वो भी इंक्लूड करूंगी। पावर इक्विपमेंट, वो एज अ सेगमेंट बेहतर लग रहा है। कैपिटल मार्केट्स में अभी हम लोग को इतना ज्यादा तो नहीं नजर आ रहा कि बहुत ही अच्छा वो सेगमेंट है। उसमें मेरे हिसाब से एक जो काइंड ऑफ आप कह सकते हो तलवार लटकती है, वो ये है कि हमारा डेरिवेटिव वॉल्यूम्स जो है वो जरूरत से ज्यादा बड़ा है। तो वो होना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें जैसा सब मतलब आपके सभी दर्शकों को मालूम है कि 90-95% लोग उसमें घाटा ही करते हैं। तो ये इतना बड़ा वो मार्केट जो एक तरह से पूरी तरह से गैम्बलिंग टाइप बन गया है, वो कब तक कंटिन्यू करेगा, उतने वॉल्यूम्स कब तक कंटिन्यू करेंगे। और मैं कैपिटल मार्केट प्लेयर्स को देखूं तो उनका काफी लिंकेज है इससे। तो वो मेरे मन में प्रश्न चिन्ह है। जी। मैम, अगर टेलीकॉम की बात करें, टेलीकॉम पे हम चर्चा करते नहीं हैं, और कई साल का अंडर परफॉर्मेंस हमने टेलीकॉम में देखा है, एक्सेप्ट कुछ कंपनीज को छोड़ दें तो। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि फ्रंटलाइन टेलीकॉम कंपनीज और जो टेलीकॉम इक्विपमेंट से जुड़ी जो कंपनी है, उनमें रिन्यूड इंटरेस्ट है, और कैपेक्स का बेनिफिट भी इन कंपनीज को मिल रहा है। आपने क्या रीड किया है, क्या स्टडी किया है टेलीकॉम स्पेस को मैम? क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या बुलिश होने का समय आ गया है? टेलीकॉम इक्विपमेंट को आप देख सकते हैं, वहां जरूर जैसा आपने बोला कैपेक्स हो रहा है। टेलीकॉम कंपनीज एज सच तो कोई बहुत विशेष अच्छी लग रही हूँ ऐसा हम लोग को नहीं लगता है। इक्विपमेंट में जरूर कई कंपनीज हैं जो जिनको फायदा मिलेगा। अगर आप वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखें तो हम लोग सोचते हैं एआई एआई का मतलब है कि जो कंपनियां एआई में निवेश कर रही हैं। लेकिन अभी तो पूरा एक्शन वहां से हट चुका है। जो मैग्निफिसेंट सेवन कहलाते थे उसमें से अधिकतर अब अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, और एक्शन चला गया है इक्विपमेंट वालों के पास। तो वो सेमीकंडक्टर हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, वो पूरे विश्व में वही चल रहा है। सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट, सेमीकंडक्टर, जैसे माइक्रॉन से लेके डेल तक जो इतनी भूली हुई कंपनी थी, वो सब इस साल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि जो खरीद रहा है और जो कैपेक्स के लिए सप्लाई कर रहा है दोनों साथ में एक ही दिशा में चले। देवना मैम, अगर हम आईटी स्टॉक्स की बात करें, हमारे जो आईटी सर्विसेज वाली जो कंपनी है, स्ट्रक्चरल डैमेज हमने देखा है, और एआई को लेकर छोटी सी छोटी फियर भी काफी परेशान करती है, शेयर प्राइसेस को काफी डेंट करती है। और मतलब अगर हम ईयर टू डेट देखेंगे तो जो बड़ी आईटी कंपनीज हैं, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एसएल टेक, ये सारे के सारे 25 से 30% तक टूट गए हैं, मल्टी ईयर लोज पर है इनफैक्ट। राय आपकी क्या होगी आईटी को लेकर? भारत की आईटी कंपनीज को आप कैसे देखती हैं? क्या व्यू बनाना चाहिए? मैं तो वो सेक्टर को राइट ऑफ नहीं करती हूँ जैसे कई लोग कर देते हैं। क्योंकि आप पहले भी देखिए तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस जो सैस आया था, डिजिटाइजेशन आया था, क्लाउड आया था, तो तब था कि ये सब अब वहीं चला जाएगा, इन कंपनीज के पास कोई बिजनेस नहीं रहेगा। ऐसा हुआ नहीं। Y2K के टाइम भी था कि सारा बिजनेस तो Y2K का है, वो Y2K खत्म होगा तो ये कंपनियां भी ठप हो जाएंगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और जहां तक एआई का सवाल है, कंपनीज को बीच में एक लेयर, एक से ज्यादा लेयर भी शायद चाहिए हो। एआई की ऐसी स्थिति नहीं है कि कोई भी चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर अपने सिस्टम की चाबी एआई को पकड़ा देगा और कि जैसे मर्जी करो। क्योंकि अभी जितनी भी रिसर्च हुई है, एक रिसर्च पेपर था एजेंट्स ऑफ केओस, उसमें वही था कि जब आपने एआई के हाथ में एक तरह से उनको खुली छूट दे दी तो वो पूरा पूरा डेटाबेस ही उड़ा दिया, झूठ बोला, सिस्टम को एकदम मैसअप कर दिया। तो ऐसा तो है नहीं कि कोई बिना किसी इंटरमीडियरी के आप खाली एआई से डील करेंगे, वो होने वाला नहीं है। अगर आप सर्वेज देखें तो ये भी दूसरी बात ये भी है कि मोस्टली चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर्स अभी निवेश बढ़ा रहे हैं टेक्नोलॉजी में, कोई घटा नहीं रहा है। तो वो साइज ऑफ द पाई भी बढ़ रहा है। तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा ज्यादा है कि मतलब ये आईटी कंपनीज ही बंद हो जाएंगी या उनका बिजनेस बिल्कुल ही स्पाइरल डाउन करेगा। हो सकता है उतने लोगों को ये नहीं एम्प्लॉय करें, वो जरूर हो सकता है एटलीस्ट कुछ समय के लिए। तो वो मेरे हिसाब से ज्यादा भारत की अर्थव्यवस्था के लिए
वो ज्यादा परेशानी की बात है, क्योंकि वो एक सेक्टर रहा है जो जिसने रोजगार दिया है डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। पिछले 25 साल वही एक मेन ड्राइवर रहा है। वो अलग चीज है, लेकिन आईटी कंपनीज अपना बिजनेस मॉडल मॉडिफाई कर लेंगी और इसमें से निकल आएंगी, उसमें मुझे कोई बहुत ज्यादा शक नहीं है। ठीक है, देखते हैं मैम कि आगे क्या होता है इनका भविष्य और किस तरह से अपने आप को रिकैलिब्रेट ये करती हैं। देवना मैम, आप काफ़ी पढ़ती लिखती रहती हैं, तो बताइए कि रिसेंटली आपने कौन सी थीम को बहुत डीपली स्टडी करना शुरू किया है, और कोई अगर किताब आप पढ़ रही हो फाइनेंशियल स्पेस से, जरा उसके बारे में भी गाइड कीजिएगा ताकि दर्शक भी उसका फायदा उठा सके। अभी तो मैं बहुत ज्यादा कोई फाइनेंस वाली किताब तो नहीं पढ़ रही हूँ। एक एक एम्पायर ऑफ एआई शुरू की है, जो ओपन एआई की भी स्टोरी है और एक तरह से पूरे एआई इकोसिस्टम की भी स्टोरी है। अभी तो शुरू ही की है। लेकिन आप एक चीज जो करना चाहिए वो है कि आप मतलब हम लोग हमेशा अभी के समय जो खबरें आ रही हैं उसी पर ध्यान देते हैं। थोड़ा लंबा हमेशा देखिए कि दुनिया में कोई भी चीज शायद ही कभी पहली बार हुई है। तो जैसे टेक्नोलॉजी से भी क्या चेंजेस होते हैं, तो अब दुनिया में बहुत सारी पिछले 300 सालों में टेक्नोलॉजीज आई हैं, उसके बाद क्या होता है रोजगार का वो पूरी तरह घट ही जाता है क्या। जैसे उतना भी पीछे जाने की जरूरत नहीं है। जैसे जब बैंक्स का कंप्यूटराइजेशन हुआ था तो बात तो यही थी कि अब बैंक्स में 70-80% काम जो लोग करते हैं वो तो कंप्यूटराइज हो जाएगा, तो बैंकिंग में एकदम एम्प्लॉयमेंट घट जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अभी आज आज की डेट में बैंकिंग सेक्टर बहुत ज्यादा लोगों को रोजगार देता है 80 के दशक के बनस्पत। तो ये आपको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव देता है कि आप बाजार में जो बबल होते हैं उसके लिए एक बहुत अच्छी किताब है शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ फाइनेंशियल यूफोरिया बाय जॉन केनेथ गैल्ब्रेथ। बहुत पतली सी किताब है, आप 1-2 दिन में पढ़ सकते हैं और बहुत बढ़िया तरह से लिखी हुई है। बट वो आपको बताता है कि कैसे बाजार में वही पैटर्न रिपीट होते हैं और सोच भी रिपीट होती है। जैसे एआई है या कोई भी चीज है, कई लोग सोचते हैं हाँ ये बबल तो है, हम लोग को पता है बबल है, अभी इसको राइड कर लेते हैं और समय आने पे निकल जाएंगे। लेकिन जो इतिहास बताता है कि कोई निकल नहीं पाता है। जब वो डाउन टर्न आता है, क्रैक आता है, बबल बर्स्ट होता है, तब अ, सब लोग उसी में फंसे रह जाते हैं। जो अपने को बहुत समझदार समझते थे कि मैं निकल जाऊंगा या निकल जाऊंगी, वो भी नहीं निकल पाते। तो जब आप इतिहास पढ़ते हैं, चाहे वो बाजार का हो या अदरवाइज हो, तो आपको बहुत कुछ समझ में आता है कि क्या हो सकता है, क्या हुआ है पास्ट में। वो पर्सपेक्टिव देता है। मैंने अभी एक पॉडकास्ट किया है अपनी पूरी फेवरेट बुक्स का, तो वो आपको मेरे सोशल मीडिया में मिल जाएगा उसका लिंक। तो क्योंकि एक दो किताब बताने वाला है नहीं। दूसरी चीज, एक चीज और है कि आप कंपनियों का भी जो, चाहे कंपनी का फाउंडर हो या कंपनियों का भी, पढ़िए इतिहास, तो आपको पता लगेगा। जो आपको लगता था कि ये तो बड़ी आसानी से जी। उसको सफलता मिल गई या बिल्कुल एक सीधी ट्रेजेक्टरी थी, ऐसा भी कभी होता नहीं। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं। जो आज के दिन में नहीं, सक्सेसफुल बिल्कुल। कंपनी है, चाहे वो अमेजोन हाँ। हो, एप्पल हो, टेस्ला हो, टाइटन हो, तो सबका अप्स एंड डाउन्स होता है। वो जब आप पढ़ेंगे किताब तब आपको समझ में आएगा। नहीं, सही बात है मैम, बिना स्ट्रगल के बड़ी सक्सेस तो खैर नहीं मिलती है, और ये दुनिया भर में तमाम ऐसे उदाहरण हमारे सामने हैं। और आप जिस किताब का जिक्र कर रही थी, एम्पायर ऑफ एआई, यही है शायद कैरन हाउ ने इसको लिखी है, जो कि टेक जर्नलिस्ट हैं। हाँ मैं जी। जी जी। कोशिश करूंगा कि इस किताब को मैं परचेज करूं और इसको भी रीड करूं, क्योंकि इसमें ओपन एआई के जो फाउंडर हैं सैम ऑल्टमैन, उनकी शायद कहानी, उनकी लाइफ जर्नी और बिजनेस जर्नी के बारे में शायद ये किताब है। कोशिश करूंगा मैम। बहुत शुक्रिया आपका गाइड करने के लिए, और बाजार में जो निवेश की स्ट्रेटजी है उसके बारे में हमारे दर्शकों को मार्गदर्शन देने के लिए बहुत शुक्रिया मैम, आज समय निकालने के लिए। और एक चलिए, एक शो मैं को यहीं अभी पर आजकल समाप्त करेंगे, लेकिन आप कमोडिटीज कहीं का जाएगा नहीं, क्योंकि बोलबाला ब्रेक के है। बाद हम मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों को। जी मैम। हाँ जी मैम। हाँ हाँ। ओके, सो आजकल कमोडिटीज के बारे में भी सब बात करते हैं, तो जी। उसके लिए भी मैं 2 किताबें रेकमेंड करनी चाहूंगी। एक द वर्ल्ड फॉर सेल और एक प्राइस वॉर्स। तो वो आपको बताएंगे कि कमोडिटी मार्केट में दुनिया भर में कैसे खेल होता है, क्या चीजें। ठीक है। ठीक है, ये इसको भी ओके। मैं अपनी वॉच लिस्ट में रख लेता हूँ, प्राइस वॉर और वर्ल्ड फॉर सेल। ठीक है, द वर्ल्ड बहुत फॉर शुक्रिया सेल। मैम, आज इस समय आपने निकाला, और आपने बड़े बहुत अच्छे से आपने तमाम मुद्दों पर आपने आज चर्चा की।